नमस्ते मेरे मोटर प्रेमियों, एक रोमांचक यात्रा के लिए तैयार रहें। नमस्ते एंजो। हाल ही में तर ग्रां प्री के बारे में बहुत सुना है ना। वास्तव में विलियम टर्नर, एक ऐसी रेस जो शारीरिक रूप से थकाने वाली और रोमांचक थी। इस बार मैक्स वर्स्टापेन ने ट्रॉफी घर ले जाई। अरे वाह, वर्स्टापेन सचमुच अटकने वाले लगते हैं, नहीं? बिल्कुल सही, लेकिन यह एक आसान जीत नहीं थी। उन्हें अपने हिस्से के चुनौतियों का सामना करना पड़ा, खासकर जब 3 पिट स्टॉप और सीमित समय के लिए चलने वाले दौर के निर्देशित किए गए थे। सच ही है, रेड बुल आमतौर पर टायर प्रबंधन में उत्कृष्टता प्रदर्शित करती है, नहीं? तुम बिल्कुल सही हो, विलियम टर्नर। और प्रदर्शन की बात करते हैं, मैक्लारेन ने भी लैंडो नोरिस और ओस्कर पियास्ट्री के साथ मजबूत रेस की थी। P10 से शुरू होकर तीसरे स्थान पर समाप्त होना, यह काफी उपलब्धि है, नहीं? बिल्कुल। और पियास्ट्री स्प्रिंट रेस जीतकर ताजगी से भरा हुआ अपनी जगह बनाए रखा। लगता है कि मैक्लारेन ड्राइवर्स का दौर चल रहा है। वास्तव में उन्होंने 3 सतत पोडियम फिनिश किए हैं, लेकिन इस सब को हासिल करना आसान नहीं था। अत्यधिक गर्मी और आर्द्रता ने बहुत चुनौतियां पेश की थीं। हाँ, क्या कतर ग्रांड प्री के लिए बहुत साहस और सहनशीलता की जरूरत थी, है ना? बिल्कुल सही विलियम। और यह सिर्फ इस रेस के बारे में ही नहीं है, बल्कि यह चैंपियनशिप स्थिति और रेसिंग के भविष्य के लिए भी क्या मतलब है, इसके बारे में भी है। अरे वाह, लगता है आज हमें एक उच्चतम चर्चा का स्वागत है। अच्छा, नमस्ते वहां मेरे मोटर उत्साही दोस्तों। मैं आपका मेजबान हूं एंजो, एक पेट्रोल हेड और फॉर्मूला 1 प्रेमी। लंदन से प्रसारण कर रहा हूं, यहां पर ही F1 के लिए जज्बा पर। और इस रोमांचक यात्रा में एंजो के साथ जुड़ते हैं। मैं हूं विलियम, एक अनुभवी खेल विमानकार और बर्मिंघम से एक फॉर्मूला 1 प्रेमी। हम यहां हर दिन हैं, आपको रेसिंग दुनिया से सबसे गर्मीला समाचार और दृष्टिकोण लाने के लिए। अगर आप हमारी बातचीतों का आनंद ले रहे हैं, तो चैनल की सदस्यता लें, अधिसूचनाएं चालू करें, एक टिप्पणी छोड़ें और अपने मोटरहेड दोस्तों के साथ साझा करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे इंजनों को चलाने में मदद करता है। वास्तव में। और मुझ पर विश्वास रखें, आप हमारे दैनिक प्रसारण को छोड़ना नहीं चाहेंगे। बिल्कुल विलियम, हमारे पास कुछ रोमांचक खुलासे होने वाले हैं। मेरे अंदर तो उत्साह छा गया है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि हम क्या साझा करने वाले हैं। यह सुनने में दिलचस्प लग रहा है एंजो। ओह, यह है विलियम। यह समाचार न केवल चैंपियनशिप रेस में एक महत्वपूर्ण पल है, बल्कि यह इन ड्राइवर्स की सहनशीलता और संकल्प की प्रमाणित है। तो लोग जुड़े रहें। अब इसे उच्च गति में चलाएं, पूरी गति से। अब हमारे सुनने वाले लोग शायद कटार ग्रां प्री के बाद की तीव्र प्रेस कॉन्फ्रेंस को याद कर सकते हैं, जिसे FIA ने आयोजित किया था। रेड बुल से मैक्स वर्स्टापेन और मैक्लारेन से ऑस्कर पियास्ट्री और लैंडो नॉरिस तीनों शाम के सितारे थे। सही, और साक्षात्कारों का आयोजन किया गया था किसी और से नहीं, बल्कि डेविड कूल्थार्ड ने। ये काफी दिलचस्प थे। बिल्कुल। लैंडो नॉरिस, जिन्होंने तीसरी जगह हासिल की, ने रेस की शारीरिकता के बारे में बात की। उन्होंने स्वीकार किया कि यह कठिन थी, लेकिन टीम के लिए एक महान परिणाम भी था। उन्होंने इसे शायद अपनी सबसे कठिन रेसों में से एक के रूप में संदर्भित किया। किसी को भी वह कॉकपिट के अंदर की स्थिति की कल्पना करनी होगी, जहां गर्मी और आर्द्रता होती है। वास्तव में। और उसके अलावा 3 स्टॉप रणनीति ने इसे शारीरिक रूप से और भी कठिन बना दिया। लेकिन नॉरिस ने इसे एक अच्छा चुनौती माना और अपने साथी रेसर्स पियास्ट्री और वर्स्टापेन की प्रदर्शन की प्रशंसा की। बिल्कुल सही।
और पीएसट्री की बात करते हुए उसे वहां थोड़ा डर लगा था ना? हाँ, उसे ऐसा लगा कि उसे ट्रैक सीमाओं के लिए 5 सेकंड की सजा दी गई है, लेकिन वास्तव में उसे दिन के ड्राइवर के रूप में सम्मानित किया गया था। कितनी भावनाओं की एक रोलर कोस्टर यात्रा होगी वह। यह बहुत ही घटनाक्रमपूर्ण ग्रां प्री थी। काफी एक्शन, सस्पेंस और कुछ दिल धड़कने वाले पल थे। टीमों और ड्राइवर्स के लिए सीखने के लिए काफी सारे सबक हैं। यह सब खेल का हिस्सा है ना? और इसमें और सहमत होना संभव नहीं है। ओस्कर पियास्ट्री ने कॉकपिट में गर्मी के बारे में एक महान खुलासा किया। सोचिए, उन्होंने इस दौड़ को 57 क्वालिफाइंग लैप्स के रूप में वर्णन किया। यह उन ड्राइवर्स की शारीरिक सहन शक्ति का सबूत है जो उनके पास हैं। यह अद्भुत है। और वह एक नए ड्राइवर भी हैं। मैं सोच सकता हूं कि फर्नांडो अलोंसो जैसे अनुभवी ड्राइवर ने क्या क्या सहना होगा। रेस जीतने वाले वेरस्टापेन ने भी प्रतिस्पर्धा की कठिनाई का ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि पहली स्टिंट ने उनकी रेस को बनाया और उन्हें निरंतर गति का प्रबंधन करना पड़ा ताकि टायर अच्छी हालत में रहें। और यही तो चाल है ना? यह सिर्फ गति के बारे में नहीं है, बल्कि यह रणनीति और यह सुनिश्चित करने के बारे में भी है कि आपकी कार दूरी तक चल सके। बिल्कुल सही। दिलचस्प बात यह है कि वेरस्टापेन ने इशारा किया कि उन्हें पिट स्टॉप पर मजबूर नहीं होना चाहिए, बल्कि वे टायर पर जितनी देर तक धक्का मार सकें। यह आमतौर पर उनकी मजबूत बात होती है। समझ में आता है। यह सब गति और आपके टायर की आयु को संतुलित करने पर निर्भर होता है। यह वास्तविक रेसिंग की कला है। यह बिल्कुल सही है। और तीसरे विश्व खिताब जीतने के बावजूद वेरस्टापेन आगे के रेसों पर केंद्रित रहते हैं। वे पहले से ही भविष्य में सुधार करने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं। यही हैं वे चैंपियन के गुण। यह उनके पेशेवरी और समर्पण की सच्ची प्रमाणित है। चैंपियनों के लिए आराम का कोई समय नहीं होता। वेरस्टापेन की जीत आसान नहीं थी, हालांकि दर्शकों को ऐसा लग सकता था। उन्होंने इसका उल्लेख किया कि पहली स्टिंट ने उनकी रेस को बनाया टायरों की मजबूती और टिकाऊता के कारण। इसके अलावा मैक्लारेन की तुलना में थोड़ी सी टायर ऑफसेट के कारण वे अधिकांश सेट पर लंबे समय तक ड्राइव करना पड़ा। यह दिलचस्प है क्योंकि यह हमें इसे बेहतर ढंग से समझने का एक गहरा दृष्टिकोण प्रदान करता है। टायर ऑफसेट वास्तव में महत्वपूर्ण अंतर ला सकता है। ठीक है। और वेरस्टापेन ने यह भी देखा कि कुछ जगहों पर अंतर उससे ज्यादा करीब दिख रहा था। उन्हें कुछ ट्रैफिक का सामना करना पड़ा और अंत में निकटतम रुकावट हुई, जिससे प्रतिस्पर्धा और करीब आ सकी। एक धीमी रुकावट वाकई एक रेस में चीजों को बदल सकती है ना? मैंने कभी उस दृष्टिकोण से इसके बारे में सोचा नहीं। यह वास्तव में होता है और FIA द्वारा लागू की गई 3 स्टॉप नियम भी मामलों में मदद नहीं करता। वेरस्टापेन ने इस बात का भी इशारा किया कि उनकी कार टायर पर अच्छी है और उन्हें लंबे समय तक चलने की प्राथमिकता थी। 3 स्टॉप नियम ने रेस को थोड़ा और मुश्किल बना दिया था। अब जब आप इसे उठाते हैं तो यह वाकई एक अच्छा विचार है, विशेष रूप से विभिन्न कार की ताकतों को ध्यान में रखते हुए। वेरस्टापेन ने भी बताया कि रेस शारीरिक रूप से कठिन थी। उन्होंने इसे उस तथ्य के कारण जो उन्हें वहां काफी कठिनी से पुश करना पड़ा संबंधित किया। अंत में कई रेसर बहुत थक गए थे। यह निश्चित रूप से रेस में और एक मायने की जटिलता जोड़ता है। यह सिर्फ कार और रणनीति के बारे में ही नहीं है, बल्कि ड्राइवर्स की शारीरिक सहन शक्ति के बारे में भी है। वेरस्टापेन ने लुसैल के ट्रैक सतह पर टिप्पणी की, जहां उन्होंने देखा कि यह थोड़ा और ग्रिप कर रहा था। हालांकि उन्होंने सुझाव दिया कि फॉर्मूला 1 नए ट्रैक पर पहले नहीं चलाना चाहिए। उन्होंने दिखाया कि पहले प्रैक्टिस के दौरान ग्रिप की कमी के कारण कारें इधर-उधर स्लाइड हो रही थीं। यह एक मान्य तर्क है,
लेकिन मैं यह कहूंगा कि नए ट्रैक पर पहले चलना रेस में एक अतिरिक्त मायने की चुनौती और उत्साह जोड़ सकता है। यह ड्राइवर्स और टीमों की अनुकूलनशीलता का परीक्षण करता है। हाँ, मैं आपके तर्क को समझता हूँ, लेकिन यह अनिश्चितता न्यायसंगत लाभों या सुरक्षा संबंधी चिंताओं की संभावना को भी बढ़ा सकती है। यह सत्य है, लेकिन क्या यह खेल का हिस्सा नहीं है? विभिन्न स्थितियों के अनुकूलन करना, सीमाओं को छेड़ना और अप्रत्याशित से निपटना ही वह चीजें हैं जो रेस को रोमांचक बनाती हैं। मैं इनकार नहीं कर सकता कि आपके तर्क में कुछ मायने हैं, हालांकि मैं अभी भी यह मानता हूं कि सुरक्षा हमेशा प्रमुख होनी चाहिए। और मैं आपके दृष्टिकोण का पूर्ण सम्मान करता हूं। कुछ मुद्दों पर असहमत होना सामान्य है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम खुले मन से रहें और इन प्रभावशाली चर्चाओं को जारी रखें। बिल्कुल, मैं और सहमत होने की कोई बात नहीं है। मैं निश्चित रूप से आपके दृष्टिकोण पर विचार करूंगा। अब ऑस्कर की सफलता की कहानी रेस में काफी दिलचस्प है। उन्होंने ग्रिड पर छठे स्थान से शुरुआत की और अंत में दूसरे स्थान पर समाप्त हुए। उनका राज सही समय पर ब्रेक लगाना और सभी दूसरों को चले जाने की देखभाल करना। यह काफी सरल और प्रभावी रणनीति है ना? ऐसा लगता है कि उनकी ओर से थोड़ी सी भाग्यशाली भी थी। सही है, ऐसा लगता है कि आकाश ने उसके लिए रास्ता खोल दिया। हालांकि यह मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या दूसरे ड्राइवर्स सिर्फ पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे थे या क्या ऑस्कर अत्यधिक अच्छे थे? हाँ, अब वह काफी एक इशारा है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर रेस अलग होती है और खेल में इतने सारे कारक होते हैं। आप बिल्कुल सही हैं। यह सब मेरी अनुमानित बातें हैं। शायद सभी ड्राइवर्स सिर्फ 3 स्टॉप के कारण बिना रुके धक्का दे रहे थे। हालांकि ऑस्कर ने कहा था कि यह सबसे कठिन रेस थी जिसे उन्होंने कभी की थी। उन्होंने इसे अत्यंत गर्म बताया था। यह सिर्फ रणनीति और कार के बारे में नहीं है। शायद हम ड्राइवर्स पर इन रेसों के शारीरिक और मानसिक दबाव को कम समझते हैं। यह काफी रोचक दृष्टिकोण है, क्या आपको लगता है? लैंडो नॉरिस ने बहुत ही अद्भुत ड्राइव किया, जहां उन्होंने ग्रिड पर से P10 पर स्थानांतरण किया और पोडियम फिनिश किया। उन्होंने कहा था कि उन्हें पता था कि उनकी शानदार गति है और एक बार वे टर्न 1 से गुजर गए, पोडियम फिनिश संभव लग रहा था। उन्होंने यह भी कहा था कि रेस के कुछ समय में वे वेरस्टापेन से थोड़ा तेज हो सकते थे। यह बहुत ही बहादुराना दावा है। हाँ, यह ऐसा है। लेकिन यह मेरे मन में एक सवाल उठाता है, क्या वास्तव में वे वेरस्टापेन से तेज हो सकते थे? थोड़ा असंभावित लगता है, क्या आप सहमत हैं? यह तो बहुत ही अविश्वसनीय लगता है। शायद हमें विक्टोरिया को एक कॉल करना चाहिए। यह बहुत अच्छा विचार है। चलो जल्दी से उसे कॉल करते हैं। नमस्ते विक्टोरिया, आशा है आप ठीक हैं। हम नॉरिस के दावे के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने वेरस्टापेन से तेज होने का दावा किया है। क्या आप इस पर कुछ प्रकाश डाल सकती हैं? मैं समझता हूं। ठीक है। धन्यवाद विक्टोरिया, आपका सहयोग हमेशा प्रकाशमय होता है। बाद में मिलते हैं। तो फैसला क्या है? अच्छा हाँ, यह पता चला है कि रेस के कुछ समय में मैक्लारेन वास्तव में वेरस्टापेन की कार से तेज थी। हमारे विश्वसनीय विक्टोरिया ने इसे पुष्टि की है। यह एक अच्छी खुलासा है। मैं स्वीकार करता हूं, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं भी नहीं था। मुझे लगता है कि यह एक याददाश्त है कि रेसिंग में कुछ भी संभव है। नॉरिस को अपने प्रदर्शन के बारे में थोड़ा सा मिश्रित भाव हो रहा है, क्या नहीं? पोडियम फिनिश के बावजूद उसे लगता है कि वह वही नहीं हासिल कर पाया जो उसे हो सकता था। यह उच्च प्रदर्शन वाले खिलाड़ियों के बीच काफी सामान्य है।
वे हमेशा और अधिक की तलाश में होते हैं। यही उन्हें बेहतर होने के लिए प्रेरित करता है। उसने भी बताया कि जब वह ऑस्कर के पास आया तो गंदी हवा के साथ संघर्ष करना पड़ा। रेसिंग का यह पहलू अक्सर अनदेखा किया जाता है, लेकिन यह एक ड्राइवर की गति पर प्रभाव डाल सकता है। वास्तव में यह एक ऐसी अदृश्य सीमा है जो ट्रैक पर होती है। आगे चल रही कार से निकलने वाली हवा उथल-पुथल पैदा कर सकती है, जो पीछे आने वाली कार के लिए ग्रिप को कम करती है और टायर की पहनावट बढ़ाती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ ली है। अब क्या आपने नॉरिस के बारे में उनकी टिप्पणी को पकड़ा है, जहां उन्होंने कहा है कि उन्हें अंतिम स्टिंट के आसपास भी धक्का लगा सकते हैं? इससे यह साबित होता है कि मैक्लारेन की टायर की पहनावट बुरी नहीं थी। इसके साथ ही टायरों को अच्छी स्थिति में रखने के साथ साथ यह दिखाता है कि वे अपने आदर्श प्रदर्शन के करीब आ रहे हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि वे प्रगति कर रहे हैं, हालांकि यह हमेशा परिणामों में परिणामित नहीं होता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह भविष्य की रेसों में कैसे विकसित होता है। ड्राइवर्स ने भी रेस की शारीरिक मांगों के बारे में चिंता व्यक्त की है। उन्होंने अत्यधिक गर्मी और बंद कारों की उल्लेख किया है, जो इतनी गर्म हो जाती हैं कि यह ज्यादातर खतरनाक हो जाता है। क्या आप ऐसी उच्च गति में उन दशाओं में रेस करने की कल्पना कर सकते हैं? मैं एक अंग्रेजी गर्मी की धूप को भले ही सहन कर सकता हूँ, लेकिन एक गर्म कार में रेस करना तो और दूर की बात है। मुझे याद है एक बार जब मैं एक गर्मी के दौरान अपनी कार में था, तब मुझे लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। यह वास्तव में बहुत तीव्र होता है। अरे यार, गर्मी के दौरान कार में बैठना और फॉर्मूला 1 कार में रेस करना को तुलना करना, सचमुच। ठीक है, मान लिया यह एक बिल्कुल वही तेजी नहीं है, लेकिन यह आपको वह अनुभव का एक झलक देती है जो आपको महसूस हो सकता है। मुझे लगता है आप सही हैं। मैंने वहां ठुकराया हो सकता है और उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। गर्मी का थकान एक गंभीर मुद्दा हो सकता है और इसे ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए संबोधित किया जाना चाहिए। तो सिंगापुर और मायामी को उनकी गर्मी और आर्द्रता के कारण कुछ सबसे कठिन रेस के रूप में उठाया गया है। देखना दिलचस्प होता है कि विभिन्न मौसमी स्थितियां ड्राइवरों पर कैसा प्रभाव डालती हैं, क्या नहीं? बिल्कुल, और सभी उच्च गति और संकुचित कोनों को भी जोड़ दें। यह एक महान कार्य है। महान कार्यों की बात करते हैं यार, एक इन कारों में रेस करने की कल्पना करें। मेरा मतलब है, बस के लिए दौड़ते समय ही मुझे सांस फूल जाती है। हाँ, और पैरेलल पार्किंग के बारे में तो भूल ही जाओ। ओह, उसका तो भी मतलब नहीं। लो, कल्पना करो कि फॉर्मूला 1 कार को रिवर्स पार्क करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ यार, वह देखने के लिए मैं पैसे देने को तैयार हूँ। चैंपियनशिप के लिए इन ड्राइवर्स के मौके पर बातचीत सुनना दिलचस्प होता है। ऐसा लगता है कि एक साझा विश्वास है कि कुछ भी हो सकता है, और यह खेल के उत्साह का हिस्सा है, नहीं है ना? बिल्कुल, लेकिन क्या आपको लगता है कि यह आशावाद भी कार्य करने के लिए दबाव के स्तर से आता है, या यह सिर्फ प्राकृतिक प्रतिस्पर्धा की भावना से होता है? मेरे ख्याल से यह दोनों का मिश्रण है। वास्तव में कार्य करने के लिए निश्चित दबाव होता है, खासकर जब अंकों का अंतर कम हो रहा होता है। लेकिन उन ड्राइवर्स को खेल में होने का कारण यह है कि वे अत्यधिक प्रतिस्पर्धी हैं। वे हमेशा शीर्ष स्थान की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, चाहे दार्शनिकता कुछ भी हो। सही है। क्या आपको लगता है कि इसलिए टीम की प्रदर्शन और पिट क्रू की कुशलता उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? हाँ, वास्तव में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक अच्छा पिट स्टॉप रेस में मूल्यवान सेकंड बचा सकता है, और यह सब अंतर कर सकता है। यह दिलचस्प है कि हर छोटा विवरण रेस पर बड़ा प्रभाव डालने में मिलकर जुट सकता है।
रेस के दौरान टायर की स्थिति बनाए रखने में जो विवरण होते हैं उनके बारे में सुनना दिलचस्प होता है। यह सिर्फ गति के बारे में ही नहीं है बल्कि दीर्घावधि के बारे में भी है। बिल्कुल, यह एक संवेदनशील संतुलन है। क्या आप जानते हैं कि कुछ ड्राइवर रेस से पहले अपने टायरों को चाटते हैं ताकि वे आदर्श टायर तापमान सुनिश्चित कर सकें? क्या आप मेरे मजाक उड़ा रहे हैं? हाँ, मैं कर रहा हूँ। वे बिल्कुल ऐसा नहीं करते हैं। हे भगवान, मैं तो लगभग विश्वास कर ही लेने वाला था। आपने मुझे वहां फंसा दिया। विरासत का पहलू विशेष रूप से प्रभावशाली होता है ना? हर ड्राइवर का एक अद्वितीय तरीके से खेल को वापस देने का तरीका होता है। कुछ सामाजिक कारणों के माध्यम से, कुछ युवा प्रतिभा को पोषण करके। वास्तव में सिम रेसिंग पर मैक्स का ध्यान केंद्रित करने को देखना बहुत रोचक है। क्या आपको लगता है कि यह पेशेवर रेसिंग के लिए एक संभवनीय मार्ग है? बिल्कुल। सिम रेसिंग उन लोगों के लिए एक पहुंचने योग्य तरीका प्रदान करता है जो युवा उम्र में कार्टिंग शुरू करने की संभावना नहीं रखते हैं। और आज के तकनीक के साथ सिम रेसिंग वास्तविक दुनिया की स्थितियों को नकल कर सकता है, जिससे यह एक मजबूत प्रशिक्षण मंच बन जाता है। तो हम एक भविष्य देख सकते हैं जहां F1 ड्राइवर न केवल पारंपरिक कार्टिंग के माध्यम से ही निकलते हैं बल्कि सिम रेसिंग के माध्यम से भी। हाँ, यह संभावना काफी रोचक है। क्या आपको लगता है? विलियम, वर्चुअल दुनिया में क्या पक रहा है? क्या कोई रोचक बातचीत हो रही है? चलिए देखते हैं। यहाँ हमारे पास कीथ निचोल्स का एक टिप्पणी है। उन्होंने कहा है, उद्धरण, पेरेस 2024 तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे इसकी जागरूकता है कि रेड बुल बार बार यह कह रहा है कि चेको अगले साल ड्राइव करेगा। हालांकि विशेष रूप से हेलमुट मार्को ने अब कई टिप्पणियां की हैं कि उन्हें पहले ही मध्य सीजन में बदल दिया जा सकता है। यदि टीम पहले से ही उस ड्राइवर के साथ छठे महीने में छुट्टी करने की चर्चा कर रही है, तो वह टीम एक और साल तक रहने वाले एक ड्राइवर के साथ क्यों आगे बढ़ेगी? वही ड्राइवर जिसे आज के कतर रेस में उनके ही टीम मेट ने लैप कर दिया है। अद्यापि कितना रोचक दृष्टिकोण है कीथ का, क्या आपको लगता है? वास्तव में, और टिप्पणियों में एक बहुत गर्म बहस भी है। डियान लुइस कहती है, उद्धरण, हाल ही में मुझे ऐसा लगता था कि पेरेस को चैंपियनशिप में P2 खोने का असली मौका नहीं है। अब जब मैक्लारेन की उभरती हुई है तो 4 अन्य टीमें और उनके ड्राइवर एक दूसरे से अंक छीन रहे हैं। अद्यापि यह एक उचित बात है, मुझे कहना होगा। ब्रायन डॉकिंस भी बोलते हैं, उद्धरण, वह भाग्यशाली थे कि हैमिल्टन आज समाप्त नहीं हुए। उन्होंने यहाँ पेरेस से कुछ अच्छे अंक छीन सकते थे उस मर्सिडीज की गति को देखते हुए। अद्यापि ठीक कहा ब्रायन। क्या आपकी नजर में कोई और चीज है जो आपको ध्यान आ रही है, विलियम टर्नर? यहाँ जैक्सन रॉस का एक दिलचस्प तथ्य है। उद्धरण, मैंने पहले भी कहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वे जानते हैं कि वह चला जाएगा, लेकिन वे इसे सीजन के बाद ही घोषित नहीं करेंगे। कम से कम इसका एक हिस्सा मेक्सिको रेस के कारण भविष्य में होने वाला है और उस रेस के दौरान उन्हें सकारात्मक प्रचार मिलता है। अद्यापि ओह, यहाँ तो संदेह है। क्या कोई विरोध भी है, विलियम? केली होल्म्स ने उसके जवाब में कहा, उद्धरण, अगर वे ऐसा करते हैं तो मेक्सिको में रेड बुल के हाथों गुस्साए हुए लोगों की भीड़ होगी। अद्यापि काफी बहस चल रही है। ऐसा लगता है। वैसे फैंस इस पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं? टिप्पणियों को पढ़ते हुए लगता है कि प्रतिक्रियाओं का एक मिश्रित संग्रह है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, फैंस निश्चित रूप से देख रहे हैं और अनुमान लगा रहे हैं। सब कैसे विकसित होता है, इसे देखने के लिए बेकरारी से इंतजार नहीं कर सकते। आज F1 के लिए जज्बा पर फॉर्मूला 1 की दुनिया में एक रोमांचक यात्रा रही है। हमने कुछ शानदार अंदाज उठाए हैं
गर्म विषयों पर चर्चा की है और सोशल मीडिया वार्तालापों की दुनिया में भी डुबकी लगाई है। हमारे सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और सूचनाएं सक्रिय करें। हमारे पॉडकास्ट को अपने दोस्तों के साथ साझा करें, अपने सोशल मीडिया चैनलों पर और जहां भी आप F1 की बातें कर रहे हैं। हमारा समर्थन करने के लिए हम आपकी सराहना करते हैं। आपकी टिप्पणियां हमारी चर्चाओं को ऊर्जा प्रदान करती हैं, इसलिए जारी रखें। और याद रखें, यहाँ से और भी बहुत कुछ है। हम हर दिन ताजगी से अपडेट करते रहते हैं, इसलिए सुनिए जरूर। हमारे पास आपके लिए और भी बहुत कुछ है और हम आपके आने वाले कार्यक्रम के लिए आपसे भी उत्साहित हैं। याद रखें दोस्तों, मेटल पर पेडल दबाएं, सड़क पर नजर बनाए रखें। हमारे चैनल का सामग्री सोने की तरह है। आज हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। हम अगले एपिसोड की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब तक सुरक्षित रहें और खेल के प्रति प्यार बनाए रखें।